हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन में अच्छी चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकलन आर्यन, आपका मैथमेटिक मेंटोर, इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। हम क्या डिस्कस कर रहे थे सर? हम यहाँ पर वन शॉट पर वन बाय वन करके एक चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर हमने रिलेशन एंड फंक्शन डिस्कस कर लिया था क्लास 12 का, जो चैप्टर 1 है आपका एनसीईआरटी का। फिर हमने क्या कहा था? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किया। फिर सर हमने मैट्रिसेस कवर किया था अभी लास्ट वीडियो लेक्चर में। और आज हम वन शॉट लेकर आए बेटा आपके लिए डिटर्मिनेंट्स। क्या डिटर्मिनेंट्स? ये आपका क्लास 12 एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है। आज की पूरी वीडियो में है ना, आज जो भी वीडियो होने वाली है 2 आवर्स या 2 आवर्स से ज़्यादा की हम बात करें, जितने भी घंटे की होंगी, उसमें मैं डिटर्मिनेंट्स को पूरा कवर करूँगा। स्क्रैच से लेकर टॉप तक की सारी चीज़ें आपको करवाई जाएंगी और एनसीईआरटी बेस्ड है सारे के सारे। इसमें जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, सबके सब एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। ठीक है, आते हैं मेन टॉपिक पर। आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स। देखिए, डिटर्मिनेंट्स होता क्या है? मैं आपसे कहूँगा कि आपने मैट्रिसेस देखी है ना, बस मैट्रिसेस का ही एडवांस बोल दो आप इसको। मतलब मैट्रिसेस को सॉल्व करने की जो प्रोसेस होती है, मैट्रिसेस कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगी भाई, तो मैट्रिसेस की जो वैल्यू आएंगी, जो हम सॉल्व करने की प्रोसेस रहती है ना, उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। आप समझिए डिटर्मिनेंट्स क्या बोला गया। द मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर। डिटर्मिनेंट्स के लिए हमें क्या चाहिए? मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। सेम नंबर ऑफ रो एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर का मतलब आप समझते हो ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का? हाँ सर, इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। लाइक दिस वन, इस टाइप की। एक एग्जांपल भी दे दिया उन्होंने। इस मैट्रिक्स का यदि मैं आपसे ऑर्डर पूछूं, इस ए मैट्रिक्स का, तो आप क्या बोलोगे? सर इसमें नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2 या 2x2। अब यदि मैं बोलूं कि ए मैट्रिक्स आपके पास है, ठीक है सर, ए मैट्रिक्स हमारे पास है, मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके दो, तो आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर आपने बोला डिटर्मिनेंट, तो पूरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, dt ऑफ ए। ये लिख दिया? हाँ सर। अब राइट हैंड साइड में यदि हम देखें तो ये जो हमारे मैट्रिक्स की वैल्यू है, ये कुछ बॉक्स के अंदर लिखी हुई है। अब इसे क्लोज ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर लिखी हुई है। सर डिटर्मिनेंट में यही करना है? नहीं, ये नहीं करना है। इस की जगह आपको वर्टिकल बार यूज करना है, ठीक है। ये कर लिया सर। वो एलिमेंट्स उसे एज इट इज लिखे रहने दीजिए, ए बी सी एंड डी। ये आगे आपके सारे के सारे एलिमेंट्स एज इट इज। सर अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, dt ऑफ ए लिखा जाए, मतलब हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। फाइंड कैसे करते हैं हम बात की बात देखेंगे, पहले रिप्रेजेंट करने का तरीका देखेंगे। या तो इस तरीके से लिखिए, या फिर ए को वर्टिकल बार में लिखिए। ये मॉडुलस ऑफ ए नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ आपको, है ना। मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, जो 11th में आपने पढ़ा था मॉडुलस फंक्शन, वो नहीं है ये यदि रिप्रेजेंट किया गया तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। यदि मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है तो, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। राइट हैंड साइड की वैल्यू को एज इट इज लिखे रहने दीजिए। ये तरीका हो गया डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का। अब सॉल्व कैसे करते हैं हम आगे के स्टेप में देखने वाले। देखिए यहाँ पर इन्होंने यही तरीका दिखाया, लिखा है। 2 वर्टिकल बार के बीच में ए को लिख दिया, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दिया और 2 वर्टिकल बार के बीच में मैट्रिक्स की वैल्यू को लिख दी। एज इट इज कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, बस। तो डिटर्मिनेंट लिखता है आपको इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं दोनों को दोनों तरीके। यदि dt ऑफ ए बोला गया मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, और 2 वर्टिकल बार के बीच में यदि ए लिखा मतलब समझ जाना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोला गया है, ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आगे बढ़ते, यहाँ देखिए कुछ रिमार्क्स। फॉर मैट्रिक्स ए, वर्टिकल बार के यदि अंदर ए लिखा हुआ है, इज रीडर्स, इसको हम रीड कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सर ये तो कोई नई चीज नहीं है, अभी हमने देखा, तो फिर इन्होंने लिखा क्यों है? देखिए आगे पढ़ते, एंड नॉट मॉडुलस ऑफ ए, इसलिए लिखा है इन्होंने। आपको इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेट करना है, ना कि मॉडुलस ऑफ ए रेट करना है, ठीक है। जब भी मैट्रिसेस का क्वेश्चन आए, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में कहीं मैट्रिसेस का जिक्र हो रहा है, डिटर्मिनेंट का जिक्र हो रहा हो, तो समझ जाना अगर वहां पर यदि इस तरीके का नोटेशन रिप्रेजेंटेशन दिख जाए, वर्टिकल बार के बीच में ए लिखा हुआ है, समझ जाना कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट्स। ये चीज भी हम देख चुके सर, ये रिमार्क्स की तो जरूरत ही नहीं थी, इसकी भी जरूरत नहीं थी वैसे हमें, पर फिर भी यहाँ पर आप स्टार बना सकते हो फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले की इतनी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख चुके इसकी जो डेफिनेशन है, द मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर, मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, तभी उस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। यही चीज उन्होंने यहाँ पर लिखी है।
कोई नई चीज़ नहीं लिखी है, लेकिन आपको पहला वाला याद रखना है। मतलब इतना आप दो एक बार पढ़ोगे ना, समझ में खुद ब खुद आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट के जब बार बार क्वेश्चन करोगे तो खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए ना कि मॉडुलस ऑफ ए, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अब आपके पास एक वन ऑर्डर का, आप बोलोगे सर वन ऑर्डर मीन्स, अरे इन्होंने बोला है ना स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स कितने टाइप के हो सकते हैं? 1/1, 2/2, 3/3, 4/4 अप टू n/n। अब इन्होंने बोला ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 मतलब क्या कहोगे आप? सर ऑर्डर 1 मीन्स हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड किया जाता है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हाँ, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगा? जब इसका ऑर्डर 1/1 हो, क्योंकि बोला ना ऑर्डर 1। स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर 1 को क्या लिखते हैं? 1/1 डायरेक्ट लिख देते हैं ना। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स आपको मिलने वाला उसका ऑर्डर रहेगा 1/1। देखिए एक ए मैट्रिक्स दे दिया गया है, इस मैट्रिक्स में सिर्फ ए के एलिमेंट्स, इसका ऑर्डर क्या है? आप बोलोगे सर 1/1 इसका ऑर्डर है। बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, या तो 1/1 ऑर्डर बोलो या फिर डायरेक्ट ऑर्डर 1 बोल दो, सामने वाला समझ जाएगा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स था जिसका ऑर्डर 1/1 था। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब इसका यदि हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें किसके इक्वल आएगा? आप बोलोगे सर ये जो ब्रैकेट्स है इसको हटा के वर्टिकल बार यूज कर लीजिए, और सिर्फ ए लिखा हुआ है डायरेक्ट ए लिख देंगे। हाँ, यदि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा होते, जैसे यहाँ पर 2/2 का था, तब इसको मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर तो नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ एक ही है, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है। अब यदि सर 1/1 में तो हमने देख लिया, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम आंसर, जो एलिमेंट्स है वही लिख देंगे हमारा आंसर में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर वही आ जाएगा। यदि 1/1 से बड़ा मैट्रिक्स हुआ, जैसे 2/2, 3/3, 4/4, तब क्या होता है कि इसकी एक प्रोसेस होती है, मेथड होती है, इसको आपको फॉलो करना है, जिससे आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर जो भी मैट्रिक्स उन्होंने गिवन आपको किया है उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला गया, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब आपके पास 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, उसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। आप क्या करोगे बताओ मुझे? आप बोलोगे सर ऑर्डर 2 इन्होंने बोला है और इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो सर ये हो सकता है कि पहले तो डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, ऑर्डर 2 बोला मतलब 2/2 का मैट्रिक्स है। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, टोटल 4 एलिमेंट्स है, 2 रो 2 कॉलम है। तो देखिए यहाँ पर ए बोल दिया उन्होंने, A11, A12, A21 एंड A22 4 एलिमेंट्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा? आप बोलोगे सर 2/2, यही चीज वहां पर बोली गई है। बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइन एज। इसका डिटर्मिनेंट कैसे डिफाइन करेंगे? सर बहुत आसान है, इस तरीके से लिख दीजिए। हाँ ठीक है, और यहां पर इसको वर्टिकल बार में लिख दीजिए, ये हो गया। ठीक है, इतना तो हमने कर दिया है। अब मुझे बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप बोलोगे सर वो भी प्रोसेस बहुत आसान है। सबसे पहले यहां से, ये वाले कॉर्नर से यहां पर एक एरो मारेंगे, हम एरो चलाएंगे, A22 A11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर दीजिए। फिर सर बीच में माइनस लिखेंगे, फिर यहां से यहां एरो चलेगा, तो A21 A12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आया आपको समझ में? बस इतना ही था। देखो यही वाली मेथड इन्होंने यहाँ पर यूज करी है। सर इन्होंने एक नया सिंबल यहाँ पर यूज किया है, ये क्या है? तो कुछ नहीं, जो इसकी वैल्यू आई है, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दीजिए या फिर डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिख दीजिए। अब एक ही मैट्रिक्स है, उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हो तो बार बार डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखो या फिर वर्टिकल बार में ए लिखो, और एक ही मैट्रिक्स से आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हो क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट डेल्टा लिख दो, वो भी इसका मतलब सेम ही होगा। ठीक है, आपको 2/2 मैट्रिक्स का 1/1 मैट्रिक्स का मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड करना सिखा दिया। अब हम आगे बढ़ते। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते। अब आपको बोला गया है इवेलुएट, बस इस तरीके वर्टिकल बार दे दिए गए हैं और कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। आप बताइए इसका ऑर्डर क्या है? आप बोलोगे सर नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/2। क्या होगा सर? ऑर्डर हो जाएगा 2/2। अब बताओ मुझे इसको इवेलुएट कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे सर अभी हमने सीखा था यहां पर ये वाली मेथड, सेम मेथड यहां पर अप्लाई कर देंगे। सो ये जो 2 है कॉर्नर वाला एलिमेंट्स, ये वाला बॉटम कॉर्नर वाला, ये यहाँ पर जो टॉप लेफ्ट वाला एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 लिख दिया, फिर माइनस, फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 2 × 2 क्या मिलेगा सर? हमें मिल जाएगा 4, माइनस माइनस सर ये हो जाएगा +4,
विच इज इक्वल टू 8, ये 8 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने सॉल्यूशन भी गिवन है और सेम प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई की है, इनका आंसर भी 8 ही आया है। मतलब हमारी जो मेथड थी वो सही थी, उसका आंसर आ चुका। तो आपको समझ में आया, ये एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल है और इसका सॉल्यूशन है ना। तो आपको समझ में आया 2x2 मैट्रिक्स यदि आपको गिवन और उसका डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है तो आप कैसे डील करोगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑफ ऑर्डर 3 मतलब उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो आप बोलोगे सर ऑफ ऑर्डर 3 मतलब 3/3 की बात हो रही है। अब 3/3 की बात हो रही है तो मैट्रिक्स में कितने रो कितने कॉलम होंगे सर? 3 रो 3 कॉलम होंगे। ठीक है, ये 1 रो 2 रो 3 रो। ठीक है सर, कॉलम भी कितने होंगे? 3 होंगे। लिख दीजिए यहां पर 3/3 आपने लिख दिया। एक्सपांसिएशन अलोंग फर्स्ट रो R1। अब देखिए इन्होंने क्या करा, एक्सपांसिएशन फर्स्ट रो के अलोंग किया है। क्या सर जरूरी है क्या फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग करे? देखो भैया ऐसा है कि एक मेथड आपको मैं सिखाऊंगा एक्सपांसिएशन अलोंग फर्स्ट रो, और उसी मेथड को अप्लाई करके आप सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग को डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो ना। सेम मेथड रहेंगी, है ना। आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, मैं आगे बताऊंगा वो सारी चीज़ें, कि कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमने तो रो 1 करस्पॉन्डिंग एक्सपांसिएशन करते हमने सीख लिया, सब मिलती जुलती एक जैसे ही है। रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 सबके अलोंग यदि आप करते हो तो आंसर वही आने वाला है और सेम मेथड है ना किस तरीके से करना है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमने तो रो 1 करस्पॉन्डिंग सीखा था, लेकिन वहाँ पर ऐसा सिनेरियो बनता है कि यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 लिखा हुआ है, तो हमारे लिए बेटर ये रहेगा कि हम कॉलम 3 के करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट को ओपन करें। तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सेम मेथड रहेगी, वहाँ पर भी सेम मेथड अप्लाई करना है। तो मैं जो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ वो रो 1 के करस्पॉन्डिंग, उसी को मैं अगर क्वेश्चन में ऐसा सिनेरियो बनता है जैसे भी मैंने बताया था उसी को वहाँ भी अप्लाई कर देता हूँ। तो पहले तो यहाँ पर हम सीखते हैं कैसे रो 1 करस्पॉन्डिंग करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन आने वाला है, फिर वहाँ पर मैं आपको कॉलम 3 या फिर कॉलम 2 में शायद 2 0 है उसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट को ओपन करना भी सिखा दूंगा ना। अब देखिए एक्सपांसिएशन अलोंग फर्स्ट रो, हम रो 1 के करस्पॉन्डिंग इसको एक्सपांसिएशन करने वाले हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि देखो 3/3 का मैट्रिक्स है, 2/2 का रहता तो इस तरीके से सॉल्व कर लेता, 3/3 का है, इस तरीके से सॉल्व तो नहीं किया जा सकता। तो मुझे बताइए क्या करेंगे हम यहाँ पर। आप बोलोगे सर सबसे पहले तो यहाँ पर आएगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये साइन आपको ध्यान रहना चाहिए। क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस। रो 1 की बात कर रहा हूं तो रो 1 के एलिमेंट की बात कर रहा हूं, रो 1 का एलिमेंट। अब बताइए रो 1 का पहला एलिमेंट कौन सा है सर? A11। ठीक है A11 है ना, हाँ सर A11 है। A11 वाली रो को, A11 वाले कॉलम को डिलीट कर दो। ठीक है कर दो डिलीट, हाँ सर कर देंगे। क्या बचा? ये वाला टर्म्स। तो A11 डिलीट करने पे क्या बचा था? ये वाला। इससे डिटर्मिनेंट में लिख दो। इतना आया? हाँ सर इतना आ गया हमें समझ में। रो 1 का सेकंड एलिमेंट क्या है? A12। लिखो A12, इसके साथ साइन क्या है? माइनस का साइन है सर। ठीक है माइनस का साइन है। A12 वाली रो को, A12 वाले कॉलम को डिलीट करो। क्या बचा आपके पास? ये 2 बचे। इन दोनों को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए। लिख दीजिए यहां पर ये आपने लिख दिया। यहां प्लस साइन था, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस साइन। ठीक है, अब मुझे बताइए रो 1 का कौन सा एलिमेंट बच गया? सर फर्स्ट एलिमेंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड बचा है। थर्ड है A13, तो यहां पर आ जाएगा A13। इसके साथ साइन क्या है सर? प्लस का साइन है, तो यहां पर आ जाएगा प्लस और यहां पर लगाइए डिटर्मिनेंट। A13 वाली रो को, कॉलम को डिलीट करो। क्या बचा? ये। इसे यहां पर पेस्ट कर दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। क्या है आपके पास? A21, A31, A22, A32। अब सर आगे कैसे सॉल्व करें? अरे भी बहुत आसान है, 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना सिखाया कि नहीं सिखाया था मैंने? यहाँ पर जो मेथड लगाई थी ना, सेम मेथड पहले यहाँ लगाना, फिर यहाँ लगाना, फिर यहाँ लगाना। वैल्यू मिलेंगी, वो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगे और कैलकुलेशन है, बस और कुछ नहीं है। फिक्र मत करो, मैं आगे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, है ना। यहाँ से तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा और फॉर्मूला में याद नहीं करना है। ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए किस तरीके से मैंने किया। तो समझ में आया रो 1 करस्पॉन्डिंग हम कैसे हमारे डिटरमिनेंट को ओपन करने वाले। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, डिटरमिनेंट को भी पूरा ओपन करूंगा, 2/2 का जो डिटरमिनेंट बनेगा उसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, पूरी कैलकुलेशन हम यहाँ पर लगाएंगे और हमारा फाइनल सोल्यूशन तक हम पहुंचेंगे। अब मुझे बताइए क्या बोला गया है सर, हमें बोला गया है कि इवेल्युएट द डिटरमिनेंट, हमें डेल्टा गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, एक न्यू पेज ले लेते हैं और यहां पर इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है, पहली रो कौन सी है, 1 2 4, सेकेंड -1 3 0, थर्ड 4 1 0, अब मुझे बताइए इस डिटरमिनेंट को मैं ओपन कैसे करूं। सर रो 1 करस्पॉन्डिंग ओपन कर दीजिए। ठीक है, रो 1 करस्पॉन्डिंग ओपन कर देंगे। सो रो 1 करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे तो साइन क्या आएंगे, आप बोलोगे सर यहां पर आएगा प्लस साइन, यहां पर आएगा माइनस और यहां पर आएगा प्लस, प्लस माइनस प्लस। अगर फोर्थ रो भी होती, फोर्थ कॉलम भी होता तो फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरीके चलता जाता। वैसे 3/3 का ही क्वेश्चन आता है, किसी वर्स्ट केस में 4/4 अगर पूछ लिया तो पूछ लिया, वैसे नहीं पूछेंगे ना, वो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, नहीं पूछेंगे वो आपसे। आप बोलोगे सर रो 1 करस्पॉन्डिंग ओपन कर रहे हैं इसको, तो रो 1 का पहला एलिमेंट क्या है सर 1, 1 के साथ साइन क्या है +1, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, +1 लिखूंगा कोई सेंस नहीं रहेगा, डायरेक्ट 1 लिख दूं मैं, डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं हम। अब 1 वाली रो को, 1 वाले कॉलम को डिलीट करो, क्या बचा सर ये, इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में यहाँ पर लिख दो 3 0 1 0। अब सर अब हम क्या करेंगे, रो 1 का जो सेकंड एलिमेंट है क्या है 2, उसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। इसकी रो को, इसके कॉलम को डिलीट कर देंगे, क्या मिला आपको -1 4 0 0। रो 1 का कौन सा एलिमेंट बच गया सर, लास्ट वाला 4, 4 के साथ साइन क्या है सर प्लस का, तो यहां पर आ जाएगा +4। 4 वाली रो को, कॉलम को डिलीट कर दीजिए, रो को डिलीट करा, कॉलम को डिलीट करा, इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में वहां पर लिख दीजिए -1 3 4 1। इतना हो गया ना। अब देखिए अब कुछ नहीं बचा, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है। 1 पहले 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही वाली मेथड सिखाई थी ना आपको, 2/2 का जो डिटरमिनेंट था यही तो हो रहा था, जो हमारा बॉटम का राइट साइड का एलिमेंट से वो टॉप के लेफ्ट साइड के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर भी यही करेंगे। 0 मल्टीप्लाई होगा 3 से क्या मिलेगा 0, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा 0 से क्या मिलेगा आपको सर 0, -2 यहाँ पर सर 0 मल्टीप्लाई होगा -1 से, फिर से 0 मिल गया, 4 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो फिर 0 मिल जाएगा, +4 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो -1 मिल जाएगा, फिर बीच में आएगा -4 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो हो जाएगा 12। ठीक है, 0 - 0 क्या मिलेगा 0, 0 × 1 0, -2 × यहाँ पर क्या मिलेगा आपको सर, यहाँ भी 0 मिल जाएगा, और यहाँ पर सर +4 और यहाँ पर मिल जाएगा -13, तो ये तो 0, ये भी 0 है, और यहाँ पर क्या मिलेगा 4 × 13 करो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 × 30 -52। सो डेल्टा की वैल्यू क्या मिली -52। चेक करते हैं, हाँ यही आंसर आ रहा है -52। अब देखो डेल्टा को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर ये मैट्रिक्स ए होता तो मैं लिख देता इस तरीके से, और यदि आप इसको मॉडुलस ऑफ ए रीड करते तो मॉडुलस तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना, इसलिए उन्होंने बोला था मॉडुलस ऑफ ए नहीं है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। वैसे इन्होंने मैट्रिक्स में गिवन ही डायरेक्ट दे दिया डिटर्मिनेंट और डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है, तो हम यहाँ पर डेल्टा ही लिखे रहने देंगे। तो आपको समझ में आया कि मॉडुलस और डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो दिखता एक जैसा ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन डिटर्मिनेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो -52 इसकी वैल्यू आई है, और जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है वो यहाँ पर आपको दिया गया है, इसमें भी आपके पास सेम आंसर आ रहा है, सेम प्रोसीजर है, उन्होंने जो फॉलो किया इस प्रोसीजर को। हाँ इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी थी, मैं बोलने वाला था ना कुछ होने वाला है, तो यहाँ देखिए हमने क्या करा, रो 1 करस्पॉन्डिंग कर दिया इसको ओपन, है ना। लेकिन यदि हम ध्यान देते तो कॉलम 3 में सर 2 0 है, उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्व करें तो देखो कॉलम 3 में, कॉलम रो 1 करस्पॉन्डिंग ओपन कर रहा था ना, कोई भी 0 नहीं था, तो इतनी प्रोसेस लगी। अब रो 2 के कॉलम 3 के करस्पॉन्डिंग यदि मैं ओपन करूंगा मैं, कितने 0 है, यहाँ पर 2 0 है, देखो आंसर सेकंड में आ जाएगा। करके दिखाते, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने वही वाली मेथड फॉलो की है। क्या बोला इन्होंने, नोट दैट इन थर्ड कॉलम 2 एंट्रीज आर 0, 2 एंट्रीज 0 है, सो एक्सपांडिंग अलोंग
थर्ड कॉलम करस्पॉन्डिंग हम इसको एक्सपांड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलो करके देखते हैं। थर्ड कॉलम करस्पॉन्डिंग में इसको करके देखते हैं तो आपको पता चलेगा। अभी मैंने आपको रो वन करस्पॉन्डिंग एक्सपांशन सिखाया ना, सेम प्रोसीजर थर्ड कॉलम में के करस्पॉन्डिंग में हम फॉलो करने वाले हैं ना, कोई चीज चेंज नहीं होने वाली यहाँ पर। डिटरमिनेंट क्या है, 1 2 4 -1 3 0, फिर क्या है 4 1 0, ये हो गया। अब सर कॉलम 3 में यदि हम देखें तो दो हमारे पास एंट्री 0 है, तो कॉलम 3 करस्पॉन्डिंग इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान है। अब बताइए मुझे यहाँ पर साइन क्या आता था सर, प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, ये रो 1 करस्पॉन्डिंग हो रहा था, ठीक है। अब बताओ यहाँ साइन क्या है, प्लस का, इसको याद रखना, प्लस का साइन है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दो प्लस का साइन, फिर क्या आएगा माइनस का, फिर प्लस का, वही चीज को फॉलो कर रहे हैं हम। सर हमने यहाँ पर अलग से क्यों लिखा, अरे भैया ये जो ऊपर वाला था ये रो 1 करस्पॉन्डिंग वाले साइन थे, ये कॉलम 3 वाले साइन है। कॉलम 3 में गए, पहले मिला प्लस, फिर क्या आएगा माइनस, फिर क्या मिलेगा प्लस, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए एक्सपांसेशन हम करेंगे, एक्सपांसेशन हम कर देंगे कॉलम 3 के करस्पॉन्डिंग। कॉलम 3 करस्पॉन्डिंग यदि एक्सपांसेशन करेंगे तो कॉलम 3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, आप बोलोगे सर फर्स्ट एलिमेंट है 4, उसके साथ साइन क्या है प्लस का, तो यहां पर क्या आ जाएगा +4, ठीक है। जहां 4 है उस रो को, उस कॉलम को डिलीट कर दो, तो ये रो ये कॉलम डिलीट हो गए, ये वैल्यू यहां लिख दीजिए डिटर्मिनेंट में -1 3 4 1, सर लिख दी हमने। फिर आगे बढ़े तो क्या मिला 0, 0 के साथ साइन क्या है माइनस का, तो -0 आ गया सर यहाँ पर, और 0 वाली रो को, 0 वाले कॉलम को डिलीट कर दो, सर हमने कर दिया। क्या मिला आपको 1 2 4 1, तो 1 2 4 1 को यहां पर लिख दिया आपने। सर अब हम बता सकते हैं कॉलम 3 में दो एलिमेंट्स हो गए, लास्ट वाला बचा, लास्ट के साथ क्या है साइन प्लस का, तो +0 यहां पर आ जाएगा। इसकी इस 0 वाली रो को, कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये जो मिल रहा है इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में यहां पर लिखना है, लिख दीजिए, लिख दिया आपने। सर इससे फायदा क्या होगा, तो यहां देखिए फायदा आपको अभी पता चल जाएगा ना। 4 1 -1 से मल्टीप्लाई हो क्या मिलेगा सर -1, -4 × 3, सर ये हो जाएगा 12। अब बताइए यहाँ पर क्या है 0, इसको हम सॉल्व करेंगे, हाँ सर इसको हम सॉल्व करेंगे, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, मुझे नहीं पता कितनी मिलेंगी, लेकिन कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेंगी। सर निकाल ही लेते ना, ठीक है निकाल लेते। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 मिलेगा, -4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 8, +0, यहाँ पर भी 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, -1 × 2 क्या हो जाएगा सर -2 हो जाएगा। सो डेल्टा इज इक्वल टू 4 -13 -0, यहाँ पर क्या मिलेगा सर -7, +0, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको -3 2 5, ये आपको मिल गया। अब मुझे बताइए जब ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा सर 0 मिल जाएगा, और यहाँ पर भी 0 मिलेगा, तो यही चीज़ तो मैं यहाँ बोल रहा था, यहाँ फाइनाइट वैल्यू मिलेंगी, हाँ मिलेंगी, 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा सर 0, तो यही डायरेक्ट हम 0 लिख सकते थे, सेम प्रोसेस यहाँ लगा सकते थे, इसलिए हमने कॉलम 3 करस्पॉन्डिंग इसको एक्सपांसेशन किया। अभी आपको ये समझ में आ गया ना, एक दो बार और प्रैक्टिस करो, यहाँ 4 दिख गया आप लिख दोगे, यहाँ पर 0 मिलेगा, आपको पता है जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आप आगे एक्सपांसेशन करोगे ही नहीं, यहीं से आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस करो, डायरेक्ट आंसर आपके आने लग जाएंगे। डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलेगा सर -52 -0 +0, तो ये मिल गया डेल्टा इज इक्वल टू -52, और यही तो हमारा आंसर है। देखो आपको मैंने दो अलग अलग कॉलम 3 रो 1, सर अगर हमारा मन करे कि हम रो 2 के करस्पॉन्डिंग करें, क्योंकि मान लो कि यहाँ भी अगर 0 आ गया तो सेम प्रोसीजर अपनाना है जो आपको बता दिया मैंने यहाँ पर, है ना। अगर आपका मन करे कि सर हमें रो 2 के करस्पॉन्डिंग एक्सपांसेशन करना है, ठीक है, तो रो 1 में तो पता है ना प्लस माइनस प्लस साइन आते हैं, हाँ सर। अब रो 2 के करस्पॉन्डिंग करना है तो सर इसके साइन बता दीजिए, इस रो 2 के क्या साइन आएंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, तो ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस, अल्टरनेटिव साइन लेना है अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट। आया समझ में। और फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है ना तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, एक एक्सपांसेशन को फॉलो करना। मैं रो 1 को फॉलो करना पसंद करता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा सिनेरियो आया था जहाँ पर 2 0 में किसी कॉलम या किसी रो में मिल रहे हैं, तो उस रो या उस कॉलम करस्पॉन्डिंग में डिटरमिनेंट को ओपन करना
ज़्यादा पसंद करूँगा क्योंकि मेरे स्टेप बच जाते हैं ना। ठीक है, ये सारी बात तो हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपके पास कुछ रिमार्क्स है। देखिए, फॉर ईजियर कैलकुलेशन के लिए वी शैल एक्सपांड द डिटर्मिनेंट अलोंग दैट रो और कॉलम विच कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। यही बात तो मैं आपको बोल रहा था। आसान कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, उस रो या उस कॉलम करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होंगे। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कहाँ थे सर, कॉलम 3 में, इसके करस्पॉन्डिंग ओपन कर दिया हमने। ऐसे आपको वहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है किसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरो ज़्यादा है, उस रो या उस कॉलम के करस्पॉन्डिंग आपको अपने डिटरमिनेंट को ओपन कर देना, एक्सपांड कर देना। अब यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल है, देखिए क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दो डिटरमिनेंट इक्वल दे दिए गए हो। सर हमने मैट्रिसेस में पढ़ा था, यदि दो मैट्रिक्स इक्वल रहते तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते। भाई वो मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी थी, डिटर्मिनेंट में ये नहीं करना है। तो आप बोलोगे सर 3 के इक्वल है, एक्स 2 के इक्वल हो जाएगा मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और एक्स की वैल्यू 4 के इक्वल भी हो जाएंगी, और 1 तो 1 के इक्वल है। अरे वो यही तो चाहता है आप ये लिख दो और आपका आंसर गलत हो जाए। देखो 2 और 4 लिखा, आंसर तो कुछ और आ रहा है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स वाली प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगेंगी? अरे मैट्रिक्स में क्या हो रहा था, मैट्रिक्स था उसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, सॉल्व किया जा सकता है। 1 बाय 1 का डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सिखाया मैंने आपको, 2 बाय 2 के भी करना सिखाया, 3 बाय 3 के भी सिखाया। डिटरमिनेंट मतलब एक फाइनाइट वैल्यू मिलेंगी, तो इसकी वैल्यू मिलेंगी, उस वैल्यू के इक्वल होंगी, फिर वहां से एक्स की वैल्यू निकालो भैया। चलो करते, पहले हमारा हम सॉल्व करेंगे, फिर जो एनसीईआरटी में सॉल्यूशन की बने उसके साथ मैच करके देखेंगे हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और एनसीईआरटी ने किस तरीके से समझाने की कोशिश की है ना। देखिए 2 बाय 2 का आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स है, सॉरी डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व कैसे करोगे? आप बोलोगे सर राइट में जो लेफ्ट बॉटम के राइट में जो एलिमेंट्स है वो टॉप के लेफ्ट के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 3, फिर आएगा बीच में माइनस, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 2 8, ये हो गया। अब सर 3 एज इट इज माइनस एक्स पावर 2 एज इट इज, इस 3 को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो हो जाएगा -3, इस -8 को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +8, हो गया। 3 से 3 कैंसिल, माइनस एक्स पावर 2 +8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस एक्स पावर 2 को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। सर ये आ गया 8 इज इक्वल टू एक्स पावर 2, ये आ गया ना? हाँ सर। बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो, क्योंकि हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर एक्स मिल जाएगा और यहाँ पर 8 है, 8 का एलसीएम निकालिए आप। चलो एलसीएम मत निकालो, 8 को हम क्या लिख सकते हैं सर 4 इंटू 2, तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आई है, स्क्वायर रूट 4 इंटू 2। हाँ सर, एक्स इज इक्वल टू 4 को क्या लिख सकता हूं मैं सर 2 पावर 2 लिख सकते, एक्स इज इक्वल टू 2 पावर 2, जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या मिलेगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा सर। हाँ सर, ये भी हमें समझ में आ गया। क्या ऐसा होता है क्या कि मैंने सही लिखा है, क्या बता दो? नहीं सर सही तो नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ तो सर प्लस माइनस का साइन आ रहा है, आपके में सिर्फ प्लस साइन आ रहा है, तो भैया गलती कहाँ हो रही बताओ मुझे। सर एक्चुअली क्या होता है, एक प्रॉपर्टी हमारे पास, यदि स्क्वायर रूट ऑफ a पावर 2 लिखा है, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे मॉड a, और मॉड a प्लस a प्लस माइनस साइन के साथ ओपन होता है, तो ये भी प्लस माइनस साइन के साथ ओपन होगा। सेम प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर अप्लाई की है, जब ये बाहर आएगा तो यहाँ पर आएगा मॉड 2, और मॉड प्लस माइनस साइन के साथ ओपन होता है, तो ये ओपन हो गया, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस 2√2 लिखा है। आया आपको समझ में? ठीक है। अब मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देता या फिर एनसीईआरटी से समझने की कोशिश करते, आप गलती कर देते। यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही थी। अब एनसीईआरटी में सब चीज़ें नहीं लिखी हुई, वैसे टेक्स्ट बुक में नहीं होती है इतनी सारी चीज़ें, आपको पेपर में डिटेल में सॉल्यूशन लिखना है ना, इस तरीके से पूरा ये फॉर्मूला ही मेंशन करना है, फिर फॉर्मूला को अप्लाई करना, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो देखो ए की वैल्यू क्या हो गई, सॉरी ए की नहीं, एक्स की वैल्यू क्या आ गई सर प्लस माइनस 2√2 के इक्वल आ गई। तो हमसे यही पूछा गया था कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करके दे दी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब कुछ एप्लीकेशन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। सर एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ कैसे आ गया? देखो डिटर्मिनेंट में एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा गया है आपसे, मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करके दो, मतलब डिटर्मिनेंट की कोई ना कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो रही होंगी, एप्लीकेशन होगा यहाँ पर कोई अप्लाई हो रहा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल में डिटर्मिनेंट का, इसलिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिटर्मिनेंट में मेंशन किया गया है। चेक करते कैसे आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके वर्टाइसेस है ए बी और सी। ए वर्टाइसेस x1 y1 है,
बी वर्टाइसेस x2 y2 एंड सी x3 y3 आपके पास वर्टाइसेस है। अब इसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, सॉरी एरिया फाइंड करना है, तो आप क्या बोलोगे सर एरिया तो बहुत आसान होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ लिख लेंगे। बेस इंटू हाइट की जगह क्या लिखोगे आप सर, बेस इंटू हाइट की जगह क्या लिखे, डिटर्मिनेंट चल रहा है, तो यहाँ देखिए बेस इंटू हाइट की जगह क्या लिखोगे x1 y1, मतलब एक कोऑर्डिनेट पूरा को पूरा लिख दोगे x1 y1, फिर x2 y2 मतलब b लिखोगे। देखो आपको चलना है यही वाला सिनेरियो में चलना है, a फिर b फिर c, देखो उन्होंने c लिखा है यहाँ पर, पहले x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लिख लेना है, और लास्ट वाली जो कॉलम है उसमें क्या लिखोगे आप 1 1 1, क्यों, क्योंकि इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है ना, यदि मैं इतना ही लिख देता तो क्या बन जाता है ये 3/2। इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकता हूँ, नहीं कर सकते क्योंकि सर स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए होता है, इसलिए हमें एक और रो लिखना पड़ेगा, उसमें हम लिख देंगे 1 1 1, तो ये हो जाएगा 3/3। आपको आया समझ में? हाँ सर, हाफ लिखना है, फर्स्ट रो में x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख देना है, फिर लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें हम 1 1 1 लिख देंगे बस। सॉल्व करते आता है? हाँ सर आता है, इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे, डिटरमिनेंट ने सॉल्व करना सीखा है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, वैसे इसको स्टार नहीं बनाना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ ये वाले फॉर्मूला को आपको याद करना है, जब इसको आप एक्सपांड करोगे तो ये आ जाएगा, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, कोई नीड नहीं है, मैं इसको बोलूँगा। वो तो क्या है कि एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया। आप इसको अननेसेसरी याद करोगे, याद नहीं हो पाएगा, और जरा सी गलती हुई ना, ये y3 की जगह y1 लिख दिया आपने या फिर y2 लिख दिया, आंसर कुछ और रह जाएगा। इसलिए कीप इट सिंपल, चीज़ों को थोड़ा सिंपल रखो। यहाँ पर 2 स्टेप ज़्यादा लगेंगे, लेकिन इसे याद करो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 हाफ से मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट वाले कॉलम में 1 1 1 लिखना है, बस खत्म। इतना सा लॉजिक है, 2-3 बार 4 बार लिखोगे ये याद हो जाएगा खुद ब खुद। तो ये याद करिए कृपा करके, ये इसको भूल जाइए ना। हाँ, इस टाइप का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। अब कुछ रिमार्क्स है, उस रिमार्क्स को हम पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला गया है, सिंस एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। हाँ सर, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। वी ऑलवेज टेक दी एब्सोल्यूट वैल्यू। सर ये एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होती है, अरे मॉडुलस वैल्यू, मॉड, अरे मैंने बोला था ना मॉड ऑफ ए क्या होता है, प्लस माइनस साइन के साथ सर ओपन होता है। क्यों, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे मॉड ऑफ 5 लिखा है तो 5 ही आ जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन यदि मैं मॉड ऑफ -6 लिख दूं तो मॉड तो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, तो इस नेगेटिव हटाने के लिए क्या करेंगे, ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तभी तो ये प्लस माइनस साइन ले रहा था। अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगी, अगर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, ये यहाँ पर आ गया। सर एरिया ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, लेकिन हमने पढ़ा था कि डिटरमिनेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो शायद यहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल हो रहा है। यहाँ देखिए ये वाला साइन की यदि मैं बात करूँ अंदर वाले की, वर्टिकल बार जो लगे वो है आपके डिटरमिनेंट ऑफ इस वर्टाइसेस के, लेकिन बाहर जो और वर्टिकल बार यहाँ पर लगा हुआ ये क्या है, अरे भैया मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इसको पॉजिटिव लेना है, समझा दे रहा हूँ पहले है ना, वरना वहाँ एरिया नेगेटिव फाइंड करके आ जाओगे आप लोग। नेगेटिव एरिया हो ही नहीं सकता, होगा क्या, नहीं होगा, वो क्वांटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी फिर तो इसलिए इन्होंने मॉड लगाया। ये 2 वर्टिकल बार यूज करे, इसका कोई अलग से रिप्रेजेंटेशन नहीं। अंदर वाला जो वर्टिकल बार है ये वाला, ये डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू मान लो -10 आ गई, लेकिन बाहर वाला जो वर्टिकल बार है ये मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो -10 को क्या कर देगा वो 10 में कन्वर्ट कर देगा, फिर 10 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, क्या मिलेगा 5, एरिया मिल जाएगा 5। आई होप आपको ये रिमार्क्स 1 समझ में आ गया होगा। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। तुम खुद सोच के देखो कि आपके पास 3 कोलिनियर पॉइंट है, ये 3 कोलिनियर पॉइंट है, क्या कहीं ट्राइंगल बन रहा है, एरिया बन रहा है, नहीं सर नहीं बन रहा है, तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एरिया क्या होता है 0 होता है। कोलिनियर पॉइंट है, इसका एरिया क्या होगा 0 होगा। समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल वूज वर्टेक्स आर। आपको एक एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है ना, एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जिसके वर्टेक्स आपको दे दिए गए। तो सबसे पहले तो मैं एक ट्राइंगल बनाना पसंद करूंगा, क्योंकि क्या होगा कि रिलेट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है ट्राइंगल, अगर हम फिगर बना लेते हो। मान लीजिए वो ट्राइंगल है जिसका आपको एरिया फाइंड करना है, ये वर्टेक्स मान लेते हैं कि ए है, हम ए को सर यहाँ नाम देना चाहेंगे 3,8। ये मान लीजिए बी है, हम बी को यहाँ पुट करना चाहेंगे, बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, और जो बच रहा है सी वो यहाँ पर आएगा।
हाँ सर यहाँ आ गया। ए बी सी आपने वर्टेसेस लिख दिए ट्राइंगल के, आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। आप बोलो सर बहुत आसान है, ये तो हमारा जो फॉर्मूला था इसमें पुट कर देंगे हाफ मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट, खत्म। हाफ मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट हमको लिखते आता है, वर्टेस ए वर्टेस बी वर्टेस सी को लिखना है 1 1 1 लिखना है कॉलम में, बस इतना सा करना है। तो ये तो हम कर सकते हैं। क्या करोगे आप? एक्चुअली मुझे नए पेज पे बनाना चाहिए था, वैसे इन्होंने सॉल्व कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं नए पेज पे सॉल्व करूंगा क्योंकि इन्होंने बीच में एक स्टेप स्किप कर दिया, 1 2 स्टेप आपको समझ में नहीं आएगा। तो नए पेज पे फिर से हम फिगर बनाते हैं। ए वर्टेक्स क्या है सर 3,8, बी वर्टेक्स क्या है सर -4,2, सी वर्टेक्स क्या है सर 5,1। ये आपके पास वर्टेक्सेस आ गए। एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का सर डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दीजिए, हाफ मॉड, ये मॉड लग रहा है। अब मैं डिटर्मिनेंट लिखूंगा, ठीक है। इन दोनों के साइन को थोड़ा बड़ा छोटा लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। बड़ा वाला जो है वर्टिकल बार वो मॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंदर वाला डिटर्मिनेंट को। वर्टेक्स ए लिखिए, वर्टेक्स ए क्या है सर 3,8, वर्टेक्स बी क्या है -4,2 और सी वर्टेक्स क्या है 5,1 और लास्ट में क्या आएगा सर 1,1,1 और ये मोड हमने क्लोज कर दिया, बस इतना सा है। डिटर्मिनेंट हाफ लिख दिया, हाँ सर हाफ लिख दिया। यहाँ पर आ गया मोड, अब लगाइए यहाँ पर, इसको सॉल्व करिए अब। किसके करस्पॉन्डिंग सॉल्व करें सर? एक काम करते हैं, रो 1 करस्पॉन्डिंग ओपन कर देते हैं इसको। डिटर्मिनेंट है ना, अब तो ओपन ही करना है। तो आप बोलो सर रो 1 करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा प्लस का, यहाँ माइनस का और यहाँ पर प्लस का साइन। रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है सर +3, तो यहाँ पर आ जाएगा +3 ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट 3 लिख दो। 3 लिख दिया। 3 वाली रो को 3 वाले कॉलम को डिलीट करो, क्या मिला 2 1 1 1, यहाँ लिख दीजिए 2 1 1 1। फिर सर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट साइन क्या है -8, तो यहाँ पर आ जाएगा -8, यहाँ पर आ गया -8। -8 वाली रो को कॉलम को डिलीट करो, -4 5, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 5 और क्या मिलेगा 1 1। हाँ सर इतना आ गया। फिर फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट सर +1, तो यहाँ पर आ जाएगा +1। इसकी रो को इसके कॉलम को डिलीट करो, ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ जाएगा -4 2 5 1 और लास्ट में आप लगा दोगे मॉडुलस, ये आपने मॉडुलस लगा दिया। बस अंदर वाले को सॉल्व करना है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो डायरेक्ट मॉडुलस को हटा देना है, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना, बस इतना करना है आपको। सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हाफ मॉडुलस 3, 2 1 से मल्टीप्लाई हो क्या मिलेगा 2, 1 1 से मल्टीप्लाई हो क्या मिलेगा 1, -8, -4 1 से मल्टीप्लाई हो तो क्या मिलेगा -4, 5 1 से मल्टीप्लाई हो तो क्या मिलेगा 5 और बीच में साइन क्या आएगा माइनस का, +1, 1 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, बीच में माइनस लिखेंगे हम, और 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो सर 10 आ जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा 1, 3 × 1 3, -8, यहाँ पर क्या मिलेगा -9, +1, यहाँ पर क्या मिलेगा -14। यहाँ पर 3 है, एज इट इज लिखे रहने देंगे हम। ये माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस, 8 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 72 और यहाँ पर क्या है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा सर ये, और 140 से मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा 14। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 75 माइनस 14, 75 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करें क्या मिलेगा आपको सर, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 61। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो मिली आपको क्या मिली पॉजिटिव मिली है, तो डायरेक्ट क्या होगा डिटर्मिनेंट हट जाएगा, मतलब ये मॉडुलस हट जाएगा, डायरेक्ट 61 लिख देंगे आप। तो देखिए 61 डिवाइड बाई 2 आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, इसका आंसर 61 डिवाइड बाई 2 आ रहा है और ये आंसर हमारा भी आया है 61 डिवाइडेड बाई 2। आसान था कि नहीं था भाई? समझ में आया आपको एरिया कैसे फाइंड करते? देखो हर कॉन्सेप्ट की मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ एप्लीकेशन
कैसे फॉलो करना है, कैसे फॉर्मूला को फॉलो करना है ना, और फाइनल सोल्यूशन तक कैसे पहुंचना है, सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आप निकाल लोगे, आसान था, है ना। अब देखिए माइनर्स की बात आती है कि माइनस क्या होता है। अब देखिए एक टर्म्स आया माइनर्स, डेफिनेशन देखते हैं। माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ आई जे ऑफ अ डिटर्मिनेंट is the determinant obtained by deleting ith row and jth column in which element a of ij। नहीं आया होगा समझ में, कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो इसको, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है ना, इसलिए यहाँ पर लिखी गई है। मैं समझाऊंगा माइनर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं ना। माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ आई जे इज डिनोटेड बाय एम ऑफ आई जे। ठीक है, सो इन्होंने ये बोल दिया है, अब माइनस हम फाइंड करते हैं। वैसे जितना समझ में आया ना समझ लो, बाकी जो समझ में नहीं आया उसको मैं आपको एक क्वेश्चन की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ith एलिमेंट, jth एलिमेंट, a ऑफ आई जे, m ऑफ आई जे, ये आपको समझ में अभी नहीं आएगा जब तक मैं इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम में इसको अप्लाई करके ना सिखाऊं आपको, है ना। मैं अब देखिए एक और रिमार्क्स आपके पास है, माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n वेयर n क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। सर ये क्या लिखा है, वही मैं बताऊंगा, फिक्र मत करो। एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना, उसमें तीनों रिमार्क्स को हम फिर से आगे पढ़ेंगे और रिलेट करके समझेंगे क्या बोलना है यहाँ पर, कवि क्या बोलना चाहता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट में 6 का माइनस फाइंड करना है आपको। क्या करोगे आप, तो देखो डायरेक्ट ये वाले क्वेश्चन करने से बेहतर है कि एक प्रॉब्लम हम अपने साइड से कर लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, और जो हम प्रॉब्लम भी करने वाले उससे हम रिमार्क्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मान लेते हैं कि आपके पास एक ए डिटर्मिनेंट है, एलिमेंट्स क्या है, A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है। अब मुझे बताइए इसके माइनस कैसे फाइंड करेंगे, तो आप बोलोगे सर माइनस फाइंड करना तो बहुत आसान हो गया इसका। माइनस ऑफ A11, A11 का माइनस कैसे फाइंड करेंगे, कुछ नहीं, A11 वाली रो को कॉलम को डिलीट कर दो सर, जो बच रहा है ना उसको यहां पर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दो। तो रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सर ये बच रहा था, बस इसे यहां पर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दो, A22, A23, A32, A33, बस यही माइनर्स ऑफ A11 है। क्या है, माइनर्स ऑफ A11, ये है। यही चीज इन्होंने कहां बोली थी, यहां बोली थी फर्स्ट वाले रिमार्क्स में। फिर से पढ़ते हैं, माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट A ऑफ आई जे, मतलब A ऑफ आई जे का माइनस यदि हम फाइंड करेंगे ऑफ डिटर्मिनेंट, हम जो डिटर्मिनेंट गिवन है इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑब्टेन बाय, मतलब हमें वो डिटर्मिनेंट मिलेगा जब हम डिलीट करेंगे ith रो को और jth कॉलम को। तो वही चीज मैंने यहां भी की ना, मैंने माइनस ऑफ A11 फाइंड किया, हाँ सर, तो माइनस ऑफ A11 में क्या होगा, हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, जो मिल रहा है उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दो। यही था फर्स्ट रिमार्क्स। आई होप फर्स्ट रिमार्क आपको समझ में आ गया होगा, है ना, अब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते, अब और माइनस कुछ फाइंड करते हैं, है ना। अब सर हमें माइनस फाइंड करना है A12 का, क्या करेंगे सर, 1 मतलब 1 रो फर्स्ट रो को, 2 मतलब सेकेंड कॉलम को डिलीट कर दो, क्या मिल रहा है, A21, A31, A22, A33, सॉरी A23, A33, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दो, A21, A23, इस स्टेप को क्या डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आप लिख दीजिए यहां पर। ये आ गया माइनस ऑफ A12। सर ऐसे तो हम A13 का ही माइनस फाइंड कर सकते हैं, वही बहुत आसान है। 1 मतलब फर्स्ट रो, 3 मतलब थर्ड कॉलम, तो ये जो बच रहा है यही तो माइनर्स है। हाँ भैया यही माइनर्स है। किसका माइनर्स है, अरे 13 का माइनर्स है। सर रो 1 के एलिमेंट्स तो हो गए, रो 2 के एलिमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, रो 2 का पहला एलिमेंट क्या है, A21, सो माइनस ऑफ A21 क्या हो जाएगा सर, सेकेंड रो, हाँ ये रही सेकेंड रो, 1 मतलब फर्स्ट कॉलम, डिलीट कर दो इनको। समझ में आ रहा है ना कैसे करते हैं, आसान से प्रोसेस है। जो एलिमेंट बच रहे उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दो।
तो सर A21 को डिलीट करने पर A11 सॉरी A12 A13 A32 A33 हमें मिलेगा। एक बार चेक करने दीजिए, ये रो ये कॉलम डिलीट होंगे, हाँ सही है, एक बार चेक कर लिया करो कहीं गलती ना हो जाए। अब सेकंड एलिमेंट रो 2 का सेकंड एलिमेंट A22, यहाँ पर 2 मतलब सेकंड रो, इस 2 का मतलब सेकंड कॉलम। क्या मिला आपको? ये कॉर्नर वाले पॉइंट मिल गए, इनको यहाँ पर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दो भाई, हो गया आपका काम। फिर हम करेंगे A23 को, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट रह गया है, सेकंड रो ये रहा, थर्ड कॉलम डिलीट कर दिया, इसे लिख दीजिए जो बच रहा है। ये हो गया। अब सर रो 3 बच गई है, रो 3 को भी हम कर लेते हैं। रो 3 का पहला एलिमेंट क्या है सर? A31, सो माइनस ऑफ A31 क्या होगा? आप जल्दी आप बताओ मुझे। सर A31 मतलब 3 लिखा है सबसे पहले, हाँ तो थर्ड रो, फिर क्या लिखा है 1 मतलब फर्स्ट कॉलम। गुड, इतना कर लिया आपने। फिर क्या करना है सर? ये जो वैल्यू मिल रही है इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए, बस हो गया हमारा काम। अब सर थर्ड रो का फर्स्ट हो गया, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, तो A32 का माइनर कैसे फाइंड करेंगे? सर यहाँ 3 लिखा है ना, हाँ मतलब थर्ड रो, ये 2 लिखा मीन्स सेकंड कॉलम, इनको डिलीट कर दो, जो एलिमेंट मिल रहे हो उसे वहां लिख दीजिए। अब लास्ट वाला बताइए सर, लास्ट वाले में क्या है? A33 है, हाँ तो इसका माइनर हम कैसे फाइंड करेंगे? 3 मतलब थर्ड रो, 3 मतलब थर्ड कॉलम, इसे यहां पर लिख दीजिए। बस इतना था, यही थे इसके माइनर्स। समझ में आया आपको? सेकंड वाले रिमार्क्स को पढ़ते हैं। माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट A ऑफ ij डिनोटेड बाय M ऑफ ij। ठीक है भैया, M ऑफ ij से रिप्रेजेंट करते हैं, सो माइनर्स ऑफ A11 किससे रिप्रेजेंट करेंगे? M ऑफ 11। तो यहां पर क्या आएगा? M ऑफ 11, ना कि A ऑफ 11। M ऑफ 11 मतलब माइनर्स ऑफ 11, माइनर्स ऑफ A11, M11 मतलब A11 का माइनस फाइंड किया हमने। यहां पर क्या आएगा? ये माइनस ऑफ A12 है ना सर, M12 आएगा, और यहां पर 13 आएगा सर, M13। ये आ गया। ये किसका माइनस था सर? ये 21 का था, तो M21। ये किसका माइनस था सर? 22 का था, तो M22। और ये किसका? 23 का था, तो यहां पर आ गया 23। समझ में आ रहा है ना आपको? ये किसका माइनस था सर? ये 31 का था, M31। ये 32 का, और ये 33 का माइनस था। इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। जब हमने ये लिख दिया है तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये M11 रिप्रेजेंट कर रहा है A11 के माइनर्स को, A11 के माइनर को। ठीक है, इतना हो गया। अब आप थर्ड वाला रिमार्क्स देखिए। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n, और यहाँ पर n क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2 से इक्वल या फिर 2 के बड़ा होना चाहिए। इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। यदि मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो उसका जो माइनस निकालें उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? n-1। इसका मतलब ये है यदि मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, ये माइनस फाइंड कर, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/2। देखो इसका ऑर्डर क्या था? 3/3, माइनस का ऑर्डर क्या मिला? सबका ऑर्डर 2/2 ही है। तो आपको तीनों रिमार्क्स आई होप समझ में आ गए होंगे एग्जाम्पल की मदद से। अब यहां पर ये क्वेश्चन के साथ डील करना आपके लिए बहुत आसान हो गया है। देखिए क्या बोला गया है सर, हमें बोला गया है फाइंड द माइनर्स ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट में जो 6 है उसका माइनर फाइंड कीजिए। 6 कहां है सर? ये रहा 6। तो इसकी रो को डिलीट करो, हाँ सर हमने रो को डिलीट कर दिया। इसके कॉलम को डिलीट करो, हाँ सर हमने इसके कॉलम को डिलीट कर दिया। ठीक है सर, ये हो गया। अब इसके माइनस को मैं किससे रिप्रेजेंट करूं सर? कैपिटल M से। इसकी पोजीशन कहां है? तो आप बोलोगे सर ये सेकंड रो का एलिमेंट है, हाँ तो यहां पर रो आ जाएगा सेकंड। कॉलम कौन सा है सर? थर्ड कॉलम।
तो यहाँ पर आ जाएगा 3, एम ऑफ 2 3, एम ऑफ 3 2 3 मतलब माइनर्स ऑफ ए 2 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स का माइनर फाइंड कर रहे हैं हम। क्या आ जाएगा ये सर, जो डिलीट करा जो बच रहा है उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दो, 1 2 और 7 8, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या मिलेगा 8 माइनस 7 इंटू 2 14, यहां पर क्या मिलेगा आपको -6, क्या मिला -6 मिला। इधर देखिए एम ऑफ 2 3 किसके इक्वल मिला, -6 ही मिला है। उन्होंने सॉल्व किया, एनसीईआरटी में सॉल्व किया गया था, और सेम जो मैंने आपको मेथड वहां सिखाई थी अभी माइनस फाइंड करने की, ये वाली इसी मेथड को हमने फॉलो किया और हमने माइनस फाइंड कर लिया, हमारा आंसर भी सेम ही आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, आसान सा क्वेश्चन था। देखिए अब आता है कोफैक्टर। सर ये कोफैक्टर क्या है, अरे माइनस का ही एडवांस वर्जन, जैसे मैट्रिक्स का एडवांस क्या था डिटर्मिनेंट, वैसे ही माइनस का एडवांस क्या हो जाएगा कोफैक्टर। और ये और भी आसान है भाई, अगर माइनस फाइंड करते आता ना तो इसमें तो कुछ नहीं करना, प्लस माइनस साइन लगाना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, बताऊंगा कैसे करते हैं। दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड ही बताऊंगा, लेकिन डायरेक्ट मेथड बाद में, पहले आपको मैं फॉर्मूला वाली मेथड बताऊंगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कैसे इसका साइन पुट करते हैं। यहाँ देखिए, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ आई जे डिनोटेड बाय ए ऑफ आई जे, कैपिटल ए आई जे इज डिफाइन बाय ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू -1 पावर आई प्लस जे, माइनर ऑफ आई जे प्लस जे, सॉरी माइनर ऑफ आई जे, वेयर माइनर ऑफ आई जे कैपिटल एम ऑफ आई जे इज माइनर ऑफ ए ऑफ आई जे। ये तो आपको पता ही होगा। ये चीज़ अभी समझ में नहीं आऊंगी तो कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन में करवाऊंगा ना आपको, इस पर रिलेटेड एग्जाम्पल करवाऊंगा, आपको आसानी से रिलेट कर सकते हो। जैसे इन्होंने बोला है फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट के माइनर्स फाइंड करना है और कोफैक्टर फाइंड करना है। सर माइनर्स तो बहुत आसान है, हम निकाल लेंगे। देखो M11 क्या है, माइनर्स ऑफ A11, तो आप क्या बोलोगे, 1 एलिमेंट 1 रो और 1 कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर देंगे, क्या बचा 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये कर सकते हो, हाँ सर ये 3 आ गया। अब बताइए माइनस ऑफ 1 2, माइनस ऑफ 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, ये रहा, इसकी रो कॉलम को डिलीट करो, क्या मिला 4, तो यहाँ पर आ गया 4। फिर माइनस ऑफ 2 1, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो ये रही, फर्स्ट एलिमेंट ये रहा, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया आपने, क्या मिला आपको -2, तो यहाँ पर -2 आ गया। फिर सर 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो ये रही, सेकंड कॉलम ये रहा, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया -1, ये आपने लिख लिया माइनर। अब बात आती कोफैक्टर की। नाउ कोफैक्टर ऑफ ए आई जे स्मॉल ए आई जे क्या होता है, कैपिटल ए आई जे के इक्वल होता है। सो कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, सर कैपिटल A11 हम लिखेंगे, कैपिटल A11 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे -1, उसकी पावर क्या आएंगी, यहाँ पर क्या लिखा है 1 1, इन दोनों को ऐड कर दो, देखो 1 1 लिख दिया उन्होंने, ये जो हम 1 1 लिखा था इन दोनों को ऐड करके लिख दिया, हाँ सर लिख दिया। अब 1 1 क्या होगा 2 होगा, -1 पावर 2 मतलब नेगेटिव की पावर क्या है इवन है, तो क्या मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएंगी, -1 पावर 2 1 मिल जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई होगा M11 से, मतलब कोफैक्टर ऑफ A11 और कुछ नहीं M11 के इक्वल ही है। M11 की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, 3 के इक्वल आई थी, तो -1 पावर 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। A12 मतलब कोफैक्टर ऑफ A12 फाइंड करेंगे, किसके इक्वल होगा, सही हो जाएगा -1 पावर क्या है 1 2 है ना, तो 1 + 2 लिख दो यहाँ पर, इंटू माइनर ऑफ 1 2, -1 पावर क्या है 3, -1 पावर 3 लिख दिया आपने, माइनर ऑफ 1 2, माइनर ऑफ 1 2 किसके इक्वल है, सर ये है 4 के इक्वल, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, -1 पावर 3 माइनस वैल्यू मिलेंगी नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिलेगा सर -4 मिलेगा हमें, ये हो गया। अब कोफैक्टर ऑफ A21 का कोफैक्टर आपको फाइंड करना, तो आप क्या बोलोगे सर ये हो जाएगा -1 पावर 2 + 1, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो A पावर कितना हो जाएगा, सॉरी -1 पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर आ गया -1 पावर 3। और A21 का कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं ना, तो माइनस किसका रहेगा A21 का माइनस क्या है -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर क्या मिला -1 मल्टीप्लाई होगा -2 से क्या मिलेगा 2, यहाँ पर आ गया 2। देखो बहुत आसान है ना कोफैक्टर फाइंड करना। A22 का यदि आपको कोफैक्टर फाइंड करना तो क्या करोगे सर -1 पावर, इन दोनों को ऐड कर दो 2 को, तो 2 + 2, और माइनर किसका लेंगे हम 2 का, तो माइनर ऑफ 2, तो माइनर ऑफ 2 किसके इक्वल है 1 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और -1 पावर कितना हो जाएगा 4,
-1/4 हो गया। -1/4 कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो ये कोफैक्टर भी आ गए। कुछ नहीं, यहाँ पर ये -1 पावर जो है वो डिसाइड करना है इसके अकॉर्डिंग, पोजिशन के अकॉर्डिंग बस, और माइनर से मल्टीप्लाई करते जाना है, हमको कोफैक्टर मिल जाएगा। आई होप कोफैक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। आसान सा कॉन्सेप्ट था कोफैक्टर। अब बात करते हैं एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एडजॉइन कैसे फाइंड करते हैं। माइनर फाइंड करते आ गया, कोफैक्टर फाइंड करते आ गया, एडजॉइन बहुत आसान है फाइंड करना। देखिए क्या बोला गया है, डेफिनेशन पढ़ते हैं ना इसकी। द एडजॉइन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए है, हाँ सर एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, उसका नोटेशन में गिवन है, इज डिफाइन एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए ऑफ, यहां पर आई जे था ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ आई जे एन बाय एन। देखिए द एडजॉइन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइन कैसे फाइंड करेंगे, द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ आई जे, और यहां पर क्या रहेगा, ऑर्डर n बाय n रहेगा, वेयर ए ऑफ आई जे इज कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए ऑफ आई जे। मतलब ये जो मैट्रिक्स था इसका आप कोफैक्टर फाइंड कर लो, हाँ सर फाइंड कर लेंगे कोफैक्टर, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेना है, तो आपको मिल जाएगा एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स ए। एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। मैं एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, फिक्र मत करो ना। एडजॉइन ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, कुछ नहीं, उस मैट्रिक्स का हम सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे, कोफैक्टर फाइंड करने के बाद ट्रांसपोज ले लेंगे सर, बस हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एडजॉइन ऑफ दिस मैट्रिक्स है जो गिवन मैट्रिक्स है। एडजॉइन ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डी जी ऑफ ए। ये बात की बात है, हम बाद में देखेंगे, इसको समझते एक क्वेश्चन की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं ना। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन आपको गिवन एग्जांपल, क्या बोला गया, फाइंड एडजॉइन फॉर ए इज इक्वल टू 2 3 1 4। एक ए मैट्रिक्स आपके पास है इसका ऑर्डर 2 बाय 2 है और उसका आपको एडजॉइन फाइंड करना है। इन्होंने तो डायरेक्ट सॉल्व करके दे दिया है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में सॉल्व करके देखेंगे कि आंसर, ये आंसर कैसे आया। सो मैट्रिक्स क्या था आपके पास, सर ए इज इक्वल टू 2 3 1 4 था, ये था 2 3 1 4। इसका आपको एडजॉइन फाइंड करना है, तो एडजॉइन फाइंड करने के लिए हमने क्या देखा था, सर सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड करते हैं, और कोफैक्टर फाइंड करने के बाद उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, हमको एडजॉइन मिल जाता है। यही किया था ना हमने, हाँ सर यही किया था। तो सेम यहाँ पर हम करेंगे, इसका कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले इसकी पोजीशन लिखो। सर पोजीशन कैसे, अरे ये क्या है, A11 है ना, और ये 1 2, ये 2 1, ये सर ये 2 2 है। बस यही पोजीशन का मैं बोल रहा हूँ आपको, इसकी पोजीशन लिख दो, हमारा काम, हमारा क्वेश्चन आधा यहीं सॉल्व हो जाएगा। ए इज इक्वल टू, सॉरी वैसे ए की जरूरत नहीं है, पहले माइनर फाइंड करो, माइनर ऑफ A11। सर डायरेक्ट ऐसा मत लिखो माइनर ऑफ A11, आप डायरेक्ट लिख दो M11, हम समझ जाएंगे। M11 क्या है, माइनर ऑफ A11 है। A11 कहाँ है, ये रहा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, डिलीट करा, क्या मिला 4। 4 को क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 4, और 1 बाय 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, वही एलिमेंट्स, 4 आ गया। माइनर ऑफ 1 2, 1 2 मतलब फर्स्ट रो, 2 मतलब सेकंड कॉलम, क्या मिला 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1, 1 के इक्वल आ गया। फिर माइनर ऑफ 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये रही फर्स्ट कॉलम, ये रहा, क्या मिला 3, तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से 3, उसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। माइनर ऑफ 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या मिला 2, यहाँ पर आ गया 2। कोफैक्टर फाइंड कर सकते हो, हाँ सर कोफैक्टर तो बहुत आसान है। कोफैक्टर तो बहुत आसान है, क्या करते हैं भैया कोफैक्टर में, सर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, जैसे माइनर को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, सो कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। कैपिटल ए 1 1 1 2 2 1 2 2 का निकालना है, तो 1 1 1 2 2 1 2 2, इसका हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर। A11 कैपिटल ए 1 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफैक्टर ऑफ स्मॉल A11, ठीक है ना। कैसे फाइंड करते थे, सर कुछ नहीं, यहां पर आता है -1, यहां भी -1, यहां भी -1, यहां भी -1, फिर सर यहां पर 1 1 है तो यहां पर पावर आ जाएंगी 1 1, यहां पर 1 2 है तो पावर क्या आ जाएंगी 1 2, यहां पर क्या है 2 1 तो पावर क्या आ जाएंगी 2 + 1, और यहां पर क्या है 2 2 तो पावर क्या आ जाएंगी 2 + 2। फिर क्या करोगे आप,
सर 1 1 है तो इसका जो माइनर है इसको हम उसके माइनर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 1 का माइनर क्या है 4। पहले तो एक काम करो, A11 है कोफैक्टर फाइंड कर रहे हो, फॉर्मूला बना लो। यहाँ पर क्या आएगा M11, A12 तो यहाँ पर क्या आएगा M12, यहाँ पर A21 है तो क्या आ जाएगा M21, यहाँ पर सर ये M22। अब वैल्यू पुट करो, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, ठीक है। -1 पावर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर -1 पावर 3, -1 पावर 3, और यहाँ पर -1 पावर 4। माइनर ऑफ 1 1 क्या है आपके पास, सर ये आया 4, यहाँ लिख दो 4। माइनर ऑफ 1 2 किसके इक्वल आया, सर ये आया 1 के इक्वल, यहाँ लिख दीजिए 1। माइनर ऑफ 2 1 किसके इक्वल आ गया, सर ये आ गया 3 के इक्वल, यहाँ लिख दीजिए 3। अब हम क्या देखेंगे, माइनर ऑफ 2 2, माइनर ऑफ 2 2 किसके इक्वल आया, सर 2 के इक्वल आया, यहाँ पर आप 2 लिख देंगे। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है, आप कर सकते हो। -1 पावर 2 क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 1 इंटू 4 क्या मिल जाएगा सर 4। -1 पावर 3 क्या मिलेगा -1, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो सर हमें मिल जाएगा -1, -1 पावर 3 -1 मिलेगा, -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिल जाएगा -3, -1 पावर 4 हमें क्या मिलेगा 1 के इक्वल मिलेगा, और 1 जब मल्टीप्लाई होगा 2 से तो क्या मिलेगा आपको, सर हमें 2 मिल जाएगा। ये आपको वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो मैं यदि कोफैक्टर ऑफ ए पूछूं, ये जो मैट्रिक्स गिवन थी इसका कोफैक्टर क्या होगा, आप बोलोगे कुछ नहीं सर, ये होगा A11, A12, A21, A22 के इक्वल होगा। क्या हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली, हाँ सर हमने फाइंड की है ये वैल्यू। A11 हमें क्या मिला है 4 के इक्वल, लिख दीजिए 4। A12 क्या मिला आपको, सर A12 मिला -1 के इक्वल, लिख दीजिए -1। A21 क्या मिला आपको, सर -3 के इक्वल मिला है, लिख दीजिए -3। A22 क्या मिला आपको, सर 2 के इक्वल मिला है, लिख दीजिए 2। ये आपने लिख दिया, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। लेकिन सर हमें तो एडजॉइन फाइंड करना था, हमें तो एडजॉइन ऑफ ए फाइंड करना था। एडजॉइन ऑफ ए क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था ना रिमार्क में या फिर डेफिनेशन में, द एडजॉइन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या है, ये कोफैक्टर है, इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेना है, जो कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स कहाँ है, ये रहा, इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, समझ में आपको। अब ये बना है फॉर्मूला आपका। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखोगे, एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है सर, ये रहा 4 -1 -3 2। इसका हमें क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, ले लीजिए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज तो आपको लेते आता ही है, आता है कि नहीं आता है, मैंने सिखाया था ना, अरे मैट्रिक्स में सिखाया ना मैंने ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है सर, रो कॉलम में चेंज होती है। फर्स्ट रो क्या है 4 -1, क्या बन जाएंगी कॉलम बन जाएंगी, फर्स्ट कॉलम 4 -1। सेकंड रो क्या है -3 2, क्या बन जाएंगी कॉलम बन जाएंगी -3 2। ये आपका आंसर है, ये आंसर आया 4 -3 -1 2। ये हमारा आंसर भी आया। तो एनसीईआरटी का आंसर कुछ ये शॉर्ट में था, है ना। तो बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन होता है, समझ नहीं पाता क्या लिखा है, माइनस कैसे फाइंड किया, कोफैक्टर कैसे फाइंड किया, फिर ट्रांसपोज लेके लिखा कैसे। उन्होंने इसका फॉर्मूला भी कुछ इस फॉर्म में दे दिया, समझ में नहीं आता है। तो ये रहा उसका फॉर्मूला, इसको लिख लीजिए। और ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया, इसके यार जो मैंने क्वेश्चन करवाया यहाँ पर डिटेल में, इसको समझिए, सॉल्व करिए बार बार, इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम सॉल्व करिए। आपको एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स जो भी गिवन है, MB C D जो भी मैट्रिक्स गिवन है, उसका आप एडजॉइन फाइंड आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर एक और रिमार्क्स था, द एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ADG ऑफ ए। ये तो हमने यहाँ पर भी लिखा है, हमको ए मैट्रिक्स का एडजॉइन फाइंड करना था, हमने लिखा ADG ऑफ ए। पूरा नहीं लिखा हमने एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स है, इस टाइप से नहीं लिखा, ADG ऑफ ए लिख दिया। आई होप एडजॉइन तो आपको समझ में आ गया होगा ना, एडजॉइन, कोफैक्टर, माइनर, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी।
अब हम आगे बढ़ते है ना। अब कुछ छोटी छोटी थ्योरम है, जो मेन चीज़ें थी ना वो अब हो चुकी है। अब छोटी छोटी सी कोई थ्योरम बाकी है थोड़ी बहुत, उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए क्या बोला गया है। थ्योरम 1 आपके पास है, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, आपके पास एक ए गिवन है और वो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। देन ए इंटू, एक मैट्रिक्स ए है, उन्होंने बोल दिया जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको यदि हम उसी के एडजॉइन से मल्टीप्लाई करें या फिर एडजॉइन ऑफ ए को हम ए से मल्टीप्लाई करें, वो किसके इक्वल मिलेगा हमें? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल मिलेगा। क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल मिलेगा। मुझे यहाँ तक ध्यान है मैंने मैट्रिक्स वाले में भी ये करवाया है ना, मैट्रिक्स में भी आपको मैंने करवाया था। कोई बात नहीं, अगर वहाँ नहीं करवाया तो यहाँ पर आपको समझ लेना है कि एडजॉइन ऑफ ए को यदि हम ए से मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स से, या फिर ए मैट्रिक्स को एडजॉइन ऑफ ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, हमें किसके इक्वल मिलेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल मिलेगा आपको। ये थ्योरम 1 हो गई। अब आता है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, समझिए सिंगुलर क्या होता है। डेफिनेशन, आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर। इसे हम सिंगुलर कब कहेंगे? जब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए। मान लो कोई ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 2/2 3/3 जो भी उसका ऑर्डर है, आप उसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हो, उसका आंसर 0 आ गया, तो आप क्या बोलोगे? वो मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। समझ में आया आपको? अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख लीजिए। एक आपको मैट्रिक्स गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं, और उन्होंने बोला है 0 के इक्वल है। चलो हम करके देखते हैं क्या होगा। सर 8 1 से मल्टीप्लाई होगा, 8 आ गया, फिर माइनस 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल, 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल मिल गया। मतलब ये जो मैट्रिक्स है सर वो क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। हैंस ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। आया आपको समझ में? आसान सा कॉन्सेप्ट था सिंगुलर। अब आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर यदि डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया। सर फिर किसके इक्वल आएगा? अरे कोई भी वैल्यू आया चल जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू हो, बस 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 0 के इक्वल है तो सिंगुलर, 0 के इक्वल नहीं है तो नॉन सिंगुलर। चलो ये एग्जांपल है, यहाँ पर करते हैं हम। एक ए मैट्रिक्स है, हाँ सर इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं। क्या हो जाएगा? 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या मिला? -2। क्या ये -2 0 के इक्वल है? नहीं सर नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हैंस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आसान से कॉन्सेप्ट है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब देखिए यहाँ पर कुछ और थ्योरम है। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल 0 है, ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, देन ए इंटू बी एंड बी इंटू ए और ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि ए और बी दोनों के दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम ए इंटू बी करें या फिर बी इंटू ए करें, दोनों के दोनों क्या होंगे? नॉन सिंगुलर मैट्राइसेस ही होंगे, और वो भी सेम ऑर्डर के। जो इनका ऑर्डर रहेगा ना, ए और बी का ऑर्डर सेम था 3/3, तो ए इंटू बी और बी इंटू ए करने पर भी क्या मिलेगा हमें? 3/3 मिलेगा, और ये दोनों नॉन सिंगुलर थे तो ये दोनों भी क्या होंगे? नॉन सिंगुलर ही होंगे। अब देखिए, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल, द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट। अरे कुछ नहीं भाई, ये फॉर्मूला याद कर लो बस। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल होता है, बस इतना सा ये बोला गया है। और वहाँ पर ए और बी क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है। सर स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों? अरे भैया हमने पढ़ा था ना डिटरमिनेंट कब निकल आएगा? जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो ए को भी डिटरमिनेंट कब फाइंड कर पाएंगे? जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो। और बी का डिटरमिनेंट कब फाइंड कर पाएंगे? जब वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इन जनरल हम एडजॉइन कैसे फाइंड करते हैं? इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यदि ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स से ऑर्डर एन का, तो एडजॉइन ऑफ ए का हम यदि डिटर्मिनेंट लिखे तो किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1 क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि इन्वर्टेबल होगा, थ्योरम 4 पढ़ रहा हूं मैं, है ना। इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगा? ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सर ये कहाँ से याद करना है? नहीं, याद नहीं करना है भैया, आपको फॉर्मूला याद करना है कि ए इनवर्स क्या होता है। सर ए इनवर्स होता है एडजॉइन ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। सर ये फॉर्मूला अगर इसका होता है चलो हमने याद भी कर लेंगे, लेकिन जो उन्होंने बोला है कि ए इनवर्स हम तभी फाइंड कर सकते हैं या फिर तभी उसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं या फिर तभी वो इन्वर्टेबल होगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0। सर ये समझ में नहीं आया तो चलो सोच कर देख लो। उन्होंने बोला नॉट इक्वल 0, देखो बोला ना नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स,
इसका मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल जीरो। क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल जीरो। अगर मैंने जीरो पुट कर दिया तो फाइनाइट डिवाइड बाय जीरो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, फाइनाइट वैल्यू मिलेंगी नहीं, और हमें फाइनाइट वैल्यू चाहिए, इसलिए डिनोमीटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमीटर क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। पुट कर दो, ये जीरो नहीं होगा। अरे सर ये तो नॉन सिंगुलर प्रॉपर्टी बन गई, मतलब ए क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। वही चीज हमने यहाँ भी लिखी है कि ए इन्वर्टेबल तभी होगा जब डिनोमीटर जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं पुट करा, ये तो सर नॉन सिंगुलर वाली प्रॉपर्टी बन गई, मतलब ए इनवर्स तभी हम फाइंड कर सकते हैं जब ये ए क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। यही चीज इन्होंने यहाँ पर लिख दी है थ्योरम के फॉर्म में। और आपको ए इज इन्वर्टेबल एंड ए पावर -1 इज इक्वल टू होता है एडिशन ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यदि आपसे बोल दिया है कि कोई एक मैट्रिक्स है उसका भी हमको फाइंड करके दीजिए इनवर्स, तो कुछ नहीं, एडिशन ऑफ ए फाइंड करना, उसको डिवाइड कर देना उसके डिटर्मिनेंट से, बस इतना आपको कर देना है ना। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस के कुछ एप्लीकेशन है, जैसे कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। सबसे पहले कंसिस्टेंट से समझ में आ रहा है कि हाँ एक सतत, हिंदी में अगर इसको बोलूँ सतत होता है। सतत मतलब इस तरीके वाला सिस्टम बन रहा है, लाइन बनते जा रही है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। अब देखिए उन्होंने कंसिस्टेंट सिस्टम में क्या बोला है, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यदि उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, या तो वन सॉल्यूशन हो सकते हैं फिर मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब कहते हैं हम, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। जब उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करे तो हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट है, इन दिस चैप्टर वी रिस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन ओनली। सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन ओनली वाला केस ही हम यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं, बाकी केस हम हायर एल्जेब्रा या फिर हायर स्टडी में पढ़ेंगे। ठीक है ना आपको। तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन तो मिलेगा, कंसिस्टेंट वाले सिस्टम को ही आपको पढ़ना है, और वन सॉल्यूशन वाले केस को पढ़ना है। मेनी सॉल्यूशन वाले को भी नहीं पढ़ना है, ना ही इनकंसिस्टेंट वाले को आपको पढ़ना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है, वन सॉल्यूशन क्या होते हैं, मेनी सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। और सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक कीवर्ड को समझाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम यूनिक सॉल्यूशन मींस वन सॉल्यूशन वाले केस को ही स्टडी करने वाले हैं, और बोर्ड में आपको वही आएगा, है ना। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आप मान लो कि आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया गया हो। सर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, अरे ये होता है एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। सर 3 बार क्यों लिखा, अरे 3 वेरिएबल थे ना, ए बी सी, इसलिए 3 इक्वेशन बन गई। तो ये बन गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये रहा, कंसिडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो ये a1 b1 c1 लिख दो, a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2, a2 b2 c2 लिख दिया, a3 b3 c3, a3 b3 c3 लिख दिया। किसके इक्वल होंगे, कैपिटल ए के इक्वल होंगे। इतना समझ में आया। हाँ सर ये तो समझ में आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड वाले जो वेरिएबल है, सॉरी जो कॉन्स्टेंट वाले है टर्म्स, वो क्या बन जाएंगे, वो क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। ठीक है, एक्स क्या बनेंगे, कैपिटल एक्स क्या बनेगा, कुछ नहीं सर जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, हर जगह एक्स वाई जेड सेम ही है ना, तो एक्स वाई जेड को हम कॉलम के फॉर्म में लिख देंगे, वो बन जाएगा कैपिटल एक्स। ठीक है, ये भी हो गया। फिर आएगा आपके पास बी, बी मतलब कौन बच गया, सर राइट हैंड साइड वैल्यू बच गई है, ये कॉलम के फॉर्म में, इसको यहाँ पर लिख दो कॉलम के फॉर्म में, ये बन गया बी। ए बी सी आपने फाइंड करना सीख लिया, ए बी सी आपने फाइंड करना सीख लिया ना। अब बहुत आसान है, देखिए क्या बोला गया, ए बी सी आपने लिख लिया, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटर्न अस एक्स इज इक्वल टू बी। क्या लिख सकते हैं हम, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए की वैल्यू यहाँ लिखो, एक्स की वैल्यू यहाँ लिखो, बी की वैल्यू यहाँ पर लिख दो, बस हो गया। इसको सॉल्व करो, कंपेयर करो, आंसर आ जाएगा। अब देखिए इफ ए इज नॉन सिंगुलर, मतलब ए की वैल्यू यदि नॉन सिंगुलर, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, आपको पता ही है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 होता है यदि नॉन सिंगुलर है। क्या बोला था उन्होंने, ए एक्स इज इक्वल टू बी था, ए को राइट हैंड साइड भेजूंगा तो क्या मिलेगा, सर ए इनवर्स मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा भैया, हाँ सर मिल जाएगा ये। और ए इनवर्स को हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू बी, ये लिख सकते हैं ना, हाँ सर लिख सकते हैं। इसको आगे मैंने सॉल्व किया। अब यदि ए नॉन सिंगुलर है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तभी तो हम इसका इनवर्स फाइंड कर पाएंगे भैया।
इनवर्स फाइंड कर पाएंगे तभी तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख पाएंगे। तो यही चीज़ इन्होंने लिखी है, इफ़ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट इनवर्स एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे और उसको हम राइट हैंड साइड में पुट करके इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। ये केस 1 था। केस 2, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, मान लो ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, ये जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल है ना। यहाँ पर एक केस मान लो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहीं पर एक नया केस बनाते एक्स इजिकल टू क्या मिला था, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, एडजॉइन ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू बी लिख सकते हैं। तो पहले तो हमने देख लिया कि यदि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, हम एग्जिस्ट करेंगे उसका इनवर्स, वहाँ से हमें फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन यदि सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो, डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो सर 0 पुट कर दो इनटू बी। फिर तो भैया 2 ही केस बन सकते हैं। कौन से केस बन सकते हैं सर, 2 केस बनेंगे, या तो न्यूमरेटर 0 हो या फिर 0 नहीं हो। न्यूमरेटर क्या है, ये वाला टर्म, या तो ये 0 हो या फिर ना हो। ये इन्होंने बोला इफ एडजॉइन ऑफ ए इनटू बी यदि 0 हो गया तो क्या मिलेगा, 0 डिवाइड बाय 0 वाला केस मिलेगा। सिस्टम में आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग एज दिस सिस्टम हैव आइदर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। या तो कंसिस्टेंट भी हो सकता है नो, या फिर ना कंसिस्टेंट नहीं भी हो सकता है, फाइनाइट इनफाइनाइट वैल्यू भी मिल सकती है और नो सॉल्यूशन वाला केस भी बन सकता है। ये वाला सिनेरियो बन रहा है तो ठीक है ना। आगे बढ़ते, अब यहाँ पर देखिए एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको हमें सॉल्व करना है, हम उसको सॉल्व करना सीखेंगे। क्या बोला गया आपको, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, हाँ सर ये रहा। सर ये तो 2 ही इक्वेशन है। अरे 2 इक्वेशन इसलिए क्योंकि 2 वेरिएबल एक्स और वाई, वहाँ 3 थे इसलिए 3 इक्वेशन थी। अब मुझे बताओ ए क्या होगा, आप बोलोगे सर ए तो बहुत आसानी है, हम फाइंड कर सकते हैं। ए क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो कांस्टेंट रहते हैं 2 5 3 2, ये ए है। ये क्या है, मैट्रिक्स ए है, ठीक है लिख दिया हमने। फिर एक्स क्या होगा, कैपिटल एक्स। तो आप बोलोगे सर जो वेरिएबल है, एक्स है वेरिएबल, एक वाई वेरिएबल है, लिख दीजिए यहां पर। इसको स्मॉल में लिखेंगे ज्यादा बेहतर होगा। बी क्या होगा भैया, सर बी तो बहुत आसान था, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू। ये आ गया 1 से 1, लिख दिया आपने, ए लिख दिया, एक्स लिख दिया, बी लिख दिया, ठीक है ये हो गया। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। सर क्यों फाइंड करेंगे हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये बताइए। तो यहां देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम इसलिए फाइंड करेंगे क्योंकि ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है ना। ए को राइट हैंड साइड में भेजो, क्या मिलेगा आपको, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स को क्या लिख सकता हूं मैं, सर एडजॉइन ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू बी, ये लिख सकते हैं ना। हाँ सर ये लिख सकते हैं। अब अगर ये नॉट इक्वल 0 है तभी तो सॉल्यूशन मिल पाएगा, अगर 0 हो गया तो सर फिर तो केस ये वाला केस बन जाएगा, यहाँ से इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशन वाला केस बनेगा। और हम तो यहाँ पर सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वाला केस ही पढ़ने वाले, एनसीईआरटी ने मेंशन कर दिया है। उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं सर। 2 × 2 4 -15, 4 - 15 क्या होगा, -11, -11 आ गया, क्या वो 0 के इक्वल है, नहीं सर 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0 है, और इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की मैंने वैल्यू निकाल ली, एडजॉइन ऑफ ए इनटू बी चाहिए सर। एडजॉइन ऑफ ए फाइंड कर लोगे, एडजॉइन ऑफ ए आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है कोई नई चीज़ नहीं है एडजॉइन ऑफ ए फाइंड करना। एडजॉइन ऑफ ए आप फाइंड कर लोगे, यह जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे कुछ ये वाली प्रोसेस बनेगी, है ना। इसको जब सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको मैंने सिखाया, लास्ट वाली वीडियो लेक्चर आपको देखना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कैसे होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सर 2/2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/1, ये दोनों इक्वल है, हाँ सर इक्वल है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा 2/1, देखो बन गया 2/1। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाया है, छोटी छोटी चीजें। आपको क्या करना है, सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, एडजॉइन ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइन ऑफ ए ये आ गया, एडजॉइन ऑफ ए ये रहा एडजॉइन ऑफ ए। फिर इसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, कर दिया आपने बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। दोनों चीजें मैं आपको सिखा दी, लास्ट वाला वीडियो लेक्चर आपको देखना है। बार बार अब मैं छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता नहीं सकता हूँ,
मुझे उम्मीद है आप कर लोगे, बन जाएगा, बहुत आसान है। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो एक्स वाई की वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएंगी, 3 1। एक्स वाई मैट्रिक्स किसके इक्वल है सर, ये इक्वल है 3 और -1 के। सो एक्स की वैल्यू क्या मिली, 3 के इक्वल, वाई की वैल्यू क्या मिली, -1 के इक्वल। इतना ही था, हाँ इतना ही था, आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए थी ना। सो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल मिल गई सर, ये 3 के इक्वल मिल गई, एंड वाई की वैल्यू -1 के इक्वल मिल गई। ये इसका आंसर है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का देखो यूनिक सॉल्यूशन मिला है, एक ही सॉल्यूशन मिला है। ठीक है, सारी बात तो हो गई है ना, चैप्टर यहीं खत्म हो गया है। अब यहाँ पर है समरी। समरी में आपको क्या करूँगा, जो हमने पढ़ा है, जितना भी हमने पढ़ा है उसको यहाँ पर हम फिर से डिस्कस करेंगे, हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली है। मुझे पता है आप लोग भूल जाते हो, इसलिए हम समरी पे डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 1 by 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, इज गिवन बाय A11। आपको बताया था मैंने 1 by 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, A11 के इक्वल ही होता है। सबसे पहले हमने यही पढ़ा था। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2 by 2, कैसे करोगे इसको सर, कुछ नहीं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये चीज़ तो हमने देखी थी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए है, ऑर्डर क्या है 3 by 3। इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करोगे सर, इसका डिटर्मिनेंट क्या करेंगे, कोई भी एक रो के करस्पॉन्डिंग या फिर कॉलम करस्पॉन्डिंग इसे हम क्या करेंगे, एक्सपांड कर देंगे और लिख देंगे। हम क्या करते हैं, कन्वेंशनल मेथड फॉलो करते हैं। अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ जीरो अगर ज़्यादा है तो उस रो या उस कॉलम को हम डिलीट कर, मतलब उस रो या उस कॉलम करस्पॉन्डिंग एक्सपांड कर देंगे। यहाँ तो जीरो के फॉर्म में नहीं गिवन है, तो हम किसी भी रो किसी भी कॉलम करस्पॉन्डिंग से एक्सपांड कर सकते हैं। और हम जो कन्वेंशन फॉलो करते हैं उसमें है रो 1 करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रो 1 करस्पॉन्डिंग से एक्सपांड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है A1, A1 के साथ क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया A1, A1 वाली रो को कॉलम को डिलीट करो, इन दोनों को देखो यहाँ लिख दिया उन्होंने। फिर क्या है -B1, यहाँ पर आ गया -B1, -B1 वाली रो को कॉलम को डिलीट करो, इन दोनों को यहाँ लिख दो, आपने लिख दिया। फिर सर थर्ड एलिमेंट रो 1 का C1, साइन क्या है प्लस, प्लस आ जाएगा, कॉलम को रो को दोनों डिलीट करा, इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में यहाँ लिख दिया। बस इतना सा था। बाकी 2 by 2 को सॉल्व करते तो आपको आता ही है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, माइनस लगाना, आपस में मल्टीप्लाई करना, माइनस करना है, यही करना है। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे ना। आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कोई भी एक मैट्रिक्स आपको गिवन है ए, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन क्या होगा, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रहेगा वो कुछ इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला है। पहली तो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर ये तो हमने पढ़ लिया है, 3 वर्टेक्स यदि हमें गिवन हो ABC, तो हम क्या करेंगे, एरिया होता है हाफ, लिख देंगे। बेस इनटू हाइट, यहाँ पर मॉड भी लगा लेना, यहाँ पर लिखना वो भूल गए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होंगी, आपको मॉड भी लिख लेना है। क्या करोगे, वर्टेक्स ए लिख दोगे, देखो वर्टेक्स ए लिख दिया, वर्टेक्स बी लिख दोगे, यार वर्टेक्स बी, यार वर्टेक्स सी, इनको लिख दिया, और लास्ट वाली कॉलम में 1 1 1 हम लिख देंगे। ये आपको पैटर्न याद रखना है, क्योंकि ऐसे याद नहीं रहेगा, आपको याद रखना है हाफ मॉडुलस के अंदर डिटरमिनेंट लिखना है। फर्स्ट रो में क्या आएगा, x1 y1, x2 y2, x3 y3, फिर 1 1 1। इस तरीके से पैटर्न आपको याद रखना, 2-3-4 बार प्रैक्टिस करोगे, ये फॉर्मूला खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। माइनर ऑफ एन एलिमेंट a of ij of the determinant of matrix A is the determinant obtained by deleting ith row and jth column and denoted by m of ij। ये भी मैं आपको बता दिया था मैंने, माइनर कैसे फाइंड करते। कोफैक्टर ऑफ a of ij इज गिवन बाय, a of ij का यदि हम कोफैक्टर फाइंड करें क्या करते हैं, -1 पावर i प्लस j और माइनर से मल्टीप्लाई कर देते। सर इतना हम करते। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज ऑब्टेन बाय सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ रो विथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ एग्जाम्पल, विथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है ना, हाँ सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो जो रो 1 है, रो 1 के एलिमेंट क्या होंगे, A11, A12, A13, हाँ सर, बीच में प्लस लगा दो, वो भी लगा दिया सर। A11 का कोफैक्टर फाइंड करो, उससे A11 को मल्टीप्लाई कर दो। A12 का कोफैक्टर फाइंड करो, उसको A12 से मल्टीप्लाई कर दो। A13 का कोफैक्टर फाइंड करो, उसको A13 से मल्टीप्लाई करो, तीनों को ऐड कर दो, आपका डिटर्मिनेंट आ गया। ये वाली ट्रिक भी आप यूज कर सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ वाली आपके पास है, इफ एलिमेंट्स ऑफ वन रो आर मल्टीपल विद कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो देन देयर सम इज 0। क्या होगा, यदि हम क्या कर रहे हैं, कोई रो 1 ले रहे हैं, हाँ सर रो 1 हमने लिया, रो 1 का एलिमेंट क्या है 1 1 1 2 1 3, और अब हम क्या कर रहे हैं, कोफैक्टर सेकंड रो वाले के लिख दे रहे। A11 का कोफैक्टर नहीं लिख रहे हम, A21 का लिख रहे।
A12 का कोफैक्टर यहाँ नहीं लिख रहे, हम 2 का लिख रहे। A13 का कोफैक्टर नहीं लिख रहे इसके साथ, हम क्या लिख रहे हैं 2 3 का लिख रहे। और जब तीनों को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी, 0 के इक्वल मिलेगी। आपको पता होना चाहिए, करके देखना आप लोग। देखिए इफ ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है ये गिवन है, देन एडजॉइन ऑफ ए क्या होता है सर, कोफैक्टर फाइंड करना, कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लेना, यही मैट्रिक्स हमें मिलेगा, ये हमने देख चुके हैं। बस उस चीज़ को इन लोगों ने क्या करा, क्रिप्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया समरी में। ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए, और यदि ये किसके इक्वल होगा, एडजॉइन ऑफ ए इंटू ए के इक्वल होगा, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होंगे। A स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर अकॉर्डिंग, इसका जो डिटर्मिनेंट ऑफ A यदि सिंगुलर है, कहाँ गया ये रहा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा सर 0 के इक्वल, नॉन सिंगुलर में नॉट इक्वल, बस सर इतना होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। इफ ए बी ए के इक्वल है और ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, वेयर बी इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हम पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स में, ठीक है, आपको पहले बता दे रहा हूँ, फिर से हम पढ़ रहे हैं, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। ए बी ए के इक्वल है और ये दोनों की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो क्या होगा, ए इनवर्स होगा बी का और बी इनवर्स होगा ए का, ए इनवर्स होगा बी का और बी इनवर्स होगा ए का, ये चीज यहाँ पे लिखी गई है। यदि ए इनवर्स का मैं फिर से इनवर्स फाइंड करूँ तो फिर से मुझे क्या मिलेगा, यही मिलेगा। सर कैसे, ब्रैकेट ओपन करो, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा +1, ए पावर +1 लिखो या फिर डायरेक्ट ए लिखो, बात एक ही है, ठीक है। A स्क्वायर मैट्रिक्स A हैज इनवर्स इफ एंड ओनली इफ A इज नॉन सिंगुलर, सर ये तो हम देख चुके हैं, A इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइन ऑफ A, यदि ये नॉट इक्वल 0 होगा तभी तो डिफाइन हो पाएगा, ये चीज़ तो यहाँ पर इन्होंने लिख दी लाइन के फॉर्म में, ये तो हमको पता है और ये फॉर्मूला भी हमें पता है। अब यहाँ पर देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दे दिएगा, ये आपको मैंने सिखाया, A निकालना, X निकालना, B निकालना, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इस पर हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे। यूनिक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन Ax इज इक्वल टू बी आपको मिलेगा जब X इज इक्वल टू A इनवर्स B होगा और A क्या होगा, नॉट इक्वल 0 होगा, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल 0 होगा, इस पर हमने क्वेश्चन भी किया अभी, है ना, वही चीज़ को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग टू इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम होगा या इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स A इन मैट्रिक्स इक्वेशन Ax इज इक्वल टू बी, Ax इज इक्वल टू बी में क्या होता है, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल 0 है तो क्या मिलेगा आपको, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ये तो हम देख चुके हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 है तो दो केस बनेंगे, कौन कौन से, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 के इक्वल है, दो केस बनेंगे, या तो न्यूमरेटर 0 हो या फिर ना हो। सबसे पहले न्यूमरेटर 0 नहीं होगा, अब 0 नहीं होगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू जो भी वैल्यू है उसको हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलने वाला है, ठीक है सर। लेकिन सर यदि न्यूमरेटर 0 हो गया तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ न्यूमरेटर 0 हो गया तो 0 डिवाइड बाय 0 वाला केस मिलेगा, और क्या मिलेगा, मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, या तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो सकता है या फिर कंसिस्टेंट नहीं हो सकता, दोनों केस आपके यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। सारी बात तो हो गई हमारे चैप्टर की, जो हम पढ़ रहे थे आज, कौन सा पढ़ रहे थे, डिटर्मिनेंट्स। अब आए थे जो न्यू यूजर हमारे स्टूडेंट्स है, उनको हमारे ऐप के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। बट आपको क्या करना है, इजीली लर्न विद स्माइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो न्यू यूजर स्टूडेंट्स है अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, यहाँ पर आपको नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर और सबसे जरूरी चीज़ अपनी लोकेशन, या तो आप मैनुअली टाइप करेंगे या फिर अपना जीपीएस ऑन रखेंगे, एंड फिर आप क्लिक कर देंगे वेरीफाई विद ओटीपी पर और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा ओटीपी के थ्रू। उसके बाद आपके सामने एक सेक्शन ओपन होगा। अब आप क्लास 12 के स्टूडेंट है, 11 के स्टूडेंट है, तो आप क्या करेंगे, सेकंड वाले सेक्शन पे सिलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे बैच यहाँ पर ओपन हो जाएंगे जो क्लास 11 एंड 12 को टारगेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो ये प्रारंभ बैच है वो क्लास 11 को टारगेट कर रहा है, एंड जो टॉपर बैच है वो क्लास 12 को टारगेट कर रहा है। आप क्लास 12 के स्टूडेंट है तो आप क्या करेंगे, टॉपर को सिलेक्ट करेंगे एंड साइंस को मार्क करते हुए नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी क्लास चूज करनी है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके क्लास 12 के जो साइंस के सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, आपके सामने शो हो जाएंगे। आपको सिंपल ऐड टू कार्ट कर देना है। ऐड टू कार्ट करते ही इसके प्राइस कितने शो होंगे, 8,999। कितने शो होंगे, 8,999 इसके प्राइस शो होंगे। लेकिन आपको हमारा कूपन कोड फ्रीजली अप्लाई करना है। जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे बेस कोर्स का प्राइस हो जाएंगे 0, ठीक है। अब कुछ बच्चों को डाउट होंगे, सर ऑलरेडी ईजिली
यूट्यूब पर फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है प्रारंभ और टॉपर बेस से रिलेटेड, डीपीपी हमें वहाँ मिल जाती है, क्लासरूम नोट्स मिल जाते हैं, सारी चीज़ें हमें वहाँ पर मिल जाती है, डाउट भी कमेंट सेक्शन में कुछ क्लियर हो जाते हैं, फिर हम अननेसेसरी इस ऐप को इंस्टॉल क्यों करें। अच्छा क्वेश्चन है आपका। यहाँ देखिए इस ऐप में क्या है, टेस्ट वाला फीचर है, तो यहाँ पर आप अपने टेस्ट दे सकते हैं, अपनी रैंक देख सकते हैं, अपना एनालिसिस कर सकते हैं। डाउट वाला सेक्शन है, आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। अब यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में क्या रहता है, लिमिटेशन रहती है, यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है, आप कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं ना। फिर आता है माय कोर्सेज वाला सेक्शन एंड लाइव क्लासेस वाला सेक्शन। इसके अलावा और भी कई फीचर है जो इस ऐप पे अवेलेबल है ना, वो आपको तब पता चलेगा जब हमारा ऐप आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये सारी बात तो ऐप की हो गई। और ये हमारा QR कोड है, आप इसको स्कैन करेंगे तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है ना साइंस इजीली, आप वहाँ तक हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट जो है वो आज ख़त्म होता है। और डिटर्मिनेंट में मैंने क्या करा, स्क्रैच से लेके मतलब बॉटम से लेके टॉप तक की सारी चीज़ मैंने आपको कवर करवाई। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है ना, फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक हमसे पूछ लीजिएगा, हमारी टीम और हम उसका रिप्लाई करेंगे ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।